नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो संविधान है वो संविधान एक दिन में नहीं बना है। यानी कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान एक दिन की उपज नहीं है। ठीक है, एक दिन की उपज ना होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनके अनुभवों का क्या है, एक प्रकाश पुंज है, एक लाइट है। और इसका जो शुरुआत होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से होती है। और इतिश्री 1950 में होता है। 1950 में क्यों होता है? क्योंकि 1950 में ही हमारा जो भारत का संविधान था वो भारत का संविधान लागू हुआ था। बात क्लियर हो गई होगी सभी की यहाँ तक। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में किस तरह से आई थी, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर इसका प्रशासन एक गवर्नर और अन्य सदस्यों वाली परिषद को सौंपा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहती थी, क्योंकि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, कार्य करना शुरू किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी कभी पूछा जाता है कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो ये टीम बनाई गई थी, इस टीम का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि संचालक मंडल नाम था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य भारत में सूरत से करना प्रारंभ किया था। यह भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य सूरत से शुरू किया। ठीक है, तो सूरत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य करना शुरू किया था। आप नोट कर लें इसको जल्दी से, फिर आगे की चर्चा करते हैं हम लोग।
अब देखिए, अंग्रेज जो आए थे भारत में, उनका जो एक उद्देश्य था कि वो व्यापारिक उद्देश्य से आए थे। भारत में जो अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। उनका उद्देश्य भारत की राजनीति में भाग लेना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, भारत की राजनीति में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और जब राजनीति में हिस्सा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, उसके चक्कर में युद्ध भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी। तो अब बात ये आती है कि अंग्रेजों ने भारत की जो राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया था, वो कहाँ से शुरू किया था। तो देखिए, राजनीति में जो हिस्सा लेना शुरू करते हैं या राजनीति में हिस्सा लेना जो शुरू किया जाता है, वो सबसे आसान होता है कि जहाँ की साक्षरता दर कम हो, जहाँ की लिटरेसी रेट कम हो, यानी कम पढ़े लिखे लोग हो। तो इन्होंने बंगाल की राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया। ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में बंगाल से हिस्सा लेना शुरू किया। बंगाल से हिस्सा लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब जब बंगाल से हिस्सा लेना शुरू कर दिया तो ये बात बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात बुरी लगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध। क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध बोलते हैं। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी क्या है? तो बंगाल में एक स्थान का नाम है प्लासी। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? तो ध्यान रखना है, ये जो युद्ध हुआ था ये बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। और जो सिराजुद्दौला थे, इनके जो सेनापति उनका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर नाम था। वहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे, इसके जो सेनापति थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव नाम था। कई जगह आपको ये नाम लॉर्ड क्लाइव के रूप में भी मिलेगा, क्योंकि ये अंग्रेज अपने आप को क्या बोलते थे? लॉर्ड कहलवाते थे हम लोगों से। युद्ध का परिणाम क्या निकल के आया? युद्ध का परिणाम क्या निकल के आया कि यहां पर अंग्रेजों की जीत हो गई। अंग्रेजों की क्या हो गई? जीत हो गई। अब जीत क्यों हो गई? क्योंकि जो मीर जाफर था, इसको अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था, खरीद लिया था। और खरीदने के बाद जो सिराजुद्दौला की सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था, तो इसने हमला करने की इजाजत नहीं दी सेना को। परिणाम क्या निकल के आया कि सिराजुद्दौला था, ये युद्ध से भागकर मुर्शिदाबाद जाता है, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा मोहम्मद बेग से
इसकी हत्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। अंग्रेजों ने लालच दे रखा था कि अगला जो सुल्तान बनाया जाएगा वो मीर जाफर को बनाया जाएगा, तो अगला जो बंगाल का नवाब बन जाता है वो मीर जाफर बन जाता है। ध्यान रखना है, जो ये युद्ध है, यह युद्ध भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। और इस युद्ध के समय अगर पूछा जाए कि मुगल बादशाह कौन थे, तो ध्यान रखना है, इस युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे, आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, बक्सर का जब प्लासी का जब युद्ध हो गया, तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार तो हुआ, लेकिन वैधानिक रूप से नहीं हुआ। इसका मतलब इसके बाद भी क्या बनते रहे, नवाब बनते रहे। तो ये पॉइंट भी आपको याद लिख लेना है। मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख भी देता हूँ, क्लियर भी कर देता हूँ कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा तो हो गया, लेकिन वैधानिक रूप से नहीं हुआ। और वैधानिक रूप से जब तक नहीं हुआ, तब तक इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नवाब बनते ही रहे। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल में अधिकार तो हुआ, लेकिन वैधानिक रूप से नहीं, इसके बाद भी नवाब बनते रहे, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखिए, अंग्रेजों का जब अधिकार हो गया बंगाल में, कानूनी रूप से अधिकार नहीं हुआ। कानूनी रूप से अधिकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेजों का जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ पे व्यापार करना था, और अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ की राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जो कि उसका हिस्सा नहीं था, उनकी जो पॉलिसी थी उसका हिस्सा नहीं था। इस वजह से अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना एक नवाब नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर जब तक रहा तब तक वो अंग्रेजों की सुनता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद बंगाल का जो नवाब था वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और मीर कासिम बन जाता है। मीर कासिम अंग्रेजों की नीतियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, जिसके कारण अंग्रेजों का फिर एक युद्ध हो जाता है 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के में युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि ये युद्ध किनके और किनके मध्य में हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 3 लोगों के बीच में। एक बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। ये 3 लोग एक तरफ हो गए थे।
और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस बार सेनापति चेंज हो गए थे। इस बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो नाम था उनका। वहीं जो बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम नाम था। अवध के जो नवाब थे उनका नाम था शुजाउद्दौला, और जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय, इनकी तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों की सेना थी। मुकाबला हुआ और मुकाबले में परिणाम निकल के आया कि अंग्रेजों की जीत हो गई। युद्ध का जो परिणाम निकल के आया, युद्ध का परिणाम वो क्या निकल के आया? अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हो गई। अतः इस युद्ध को ध्यान रखना है, इस युद्ध को भारत में ब्रिटिश संस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वैधानिक रूप से अधिकार कर लिया, ठीक है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वैधानिक रूप से अधिकार कर लिया। भाई उन्होंने कहा कि अब हम कानूनी तौर से अधिकार करते हैं। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश बंगाल में द्वैध शासन की नींव डाली। इसकी नींव डाली, बंगाल में द्वैध शासन की नींव डाली। द्वैध शासन, ध्यान रखना है, बंगाल में नींव डाली अंग्रेजों ने, बंगाल में नींव डाली। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन व्यवस्था। दोहरा शासन व्यवस्था बोले तो अंग्रेजों जो बंगाल की जनता थी उसके ऊपर वहां के नवाब शासन करते थे और नवाब के ऊपर अंग्रेज शासन करते थे। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? द्वैध शासन बोला जाता है, ठीक है। द्वैध शासन के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और वो चीजें क्या हैं तो उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, अगर यहाँ से पूछा जाए कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं, उनका नाम है लियोनेल कार्टेस। क्या नाम है? लियोनेल कार्टेस। और इनकी एक फेमस सी बुक है जिसका नाम है डायरकी। तो ध्यान रखना है, डायरकी क्या है? इनकी बुक है और डायरकी को ही द्वैध शासन बोलते हैं, ठीक है। तो लियोनेल कार्टेस इसके जन्मदाता माने जाते हैं। अगर बंगाल में पूछा जाए, बंगाल में जनक या भारत में जनक, बंगाल में जनक या भारत में जनक, तो वो माने जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव माने जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद एकमात्र संधि कौन से हुई थी? तो ध्यान रखना है, वो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद एकमात्र संधि इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों को, जिसमें
अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, जब दीवानी का अधिकार मिल गया तो अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हम कानून बनाने की बात करेंगे। ठीक है, कानून के अनुसार भारत का शासन चलेगा। तो देखिए, जो कानून बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, कौन कौन से कानून बनेंगे और उन कानूनों की क्या विशेषताएं होंगी, इसकी जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना राह जरूर दें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।